Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे ज़्यादातर बच्चा दूर भागता है. आई वुड से कि SHM, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, जो मर्जी कह लो. बेटा ये वो चैप्टर है जो जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कंपोनेंट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा परेशान होता है. और इसके अलावा बेटा एज अ होल भी अगर देखेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल एंड में कवर होता है. इफ विल सी दी NCERT ऑर्डर तो SHM एंड वेव्स बिल्कुल लास्ट में आता है, जिसकी वजह से जनरली बच्चा इसको मिस आउट कर देता है. और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेटा देखते ही छोड़ देता है. ये जनरल ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर. और बेटा इसका क्वेश्चन आसान आता है, हर साल इसका क्वेश्चन आसान आता है. तो अगर ये चैप्टर आपके ग्रिप में आता है तो आई थिंक यू विल वेरी इजीली स्कोर 1 to 2 क्वेश्चंस वेरी इजीली. आई एम सेइंग वेरी इजीली. बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा इत्मीनान के साथ इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तरीके से बिल्कुल क्लास की तरह कवर करना पड़ेगा अपनी नोट्स कॉपी लेकर के. और अगर करोगे तो आई एम श्योर ये पार्ट आपका बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा. बेटा मैंने इस पूरे चैप्टर को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसके अंदर मैं पूरा मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो उठाऊंगा, जो सबसे टिपिकल पार्ट है. इसके बाद पार्ट 2 है बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो आपको पता ही है. उसके जितने केसेस हैं मैं सारे एक जगह इकट्ठे करके एक मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के वीडियो में डाल दूंगा. इसके बाद जो आखिरी पार्ट रहेगा बेटा वो रहेगा सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम और उसके सारी की सारी एप्लीकेशंस. इसके बाद चैप्टर खत्म, क्योंकि इन 3 पार्ट में से ही सवाल आने वाला है. तो आप ना आराम से अपनी नोट्स कॉपी उठाओ, तरीके से जैसे जैसे मैं क्लास ले रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाओ. जहां जहां पे चैलेंज आता है वीडियो को पॉज करो, आराम से सुनो, समझो, दोबारा से देखो और फिर आगे बढ़ो. और जहां जहां पे मैं एग्जांपल्स दूंगा बेटा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो और फिर देखो कि क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. और जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया देंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं उसकी हेल्प से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे. हो जाते हैं आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा. नहीं होगा तो फिर मुझे बताना कि नहीं ये तो अप टू द मार्क नहीं था, देन आई विल इंप्रोवाइज. करेक्ट. बट एज फार एज आई नो, आई एम श्योर कि एक बार ये लेक्चर आप देख लोगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे. बिकॉज क्वेश्चंस टफ नहीं आते, बस थोड़ा सा डाइवर्स चैप्टर है. तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, कंसाइज कर रहा हूं, अननेसेसरी एलिमेंट्स को कट कर दे रहा हूं और जो काम का कंटेंट बच जा रहा है सिर्फ उस पर फोकस करने जा रहा हूं. करेक्ट. तो बेटा अब ज्यादा बात करने से पहले हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना, और ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे. बेटा चैप्टर का नाम एज आई सेड, ठीक, चैप्टर का नाम क्या है अपना, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले, है ना, एक चीज समझते हैं कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक के अलावा और क्या क्या टाइप्स ऑफ मोशन पॉसिबल है हमारे पास. तो अगर मैं देखूं बेटा मोशन की जो बेसिक क्लासिफिकेशन होती है, 5-7 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उससे क्या होगा, थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा चैप्टर, है ना, आराम से समझना. तो मैंने कहा सबसे पहले बेटा अगर मैं टाइप ऑफ मोशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास होता है बेटा पीरियोडिक मोशन. अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है, पीरियोडिक मोशन मतलब अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब सिर्फ रिपीटेशन काफी नहीं है, रिपीटेशन के साथ साथ और क्या होना पड़ेगा, रिपीटेशन के साथ साथ वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करे. मतलब समझाओ सर, मतलब समझाता हूं. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है जिसका वैल्यू ft निकल के आता है, अच्छा कितने टाइम पे, किसी t टाइम पे निकल के आता है. अब अगर मानो यही वैल्यू फिर से कितने पे निकल के आ गया, स्मॉल t प्लस कैपिटल T पे निकल के आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू t टाइम पे थी वही वैल्यू वापस कितने पे हो गई, t प्लस कैपिटल T, यानी इसकी वैल्यू रिपीट हो गई. बेटा रिपीट होते इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा. ये मोशन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा. और यहां पे जो कैपिटल T दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं टाइम पीरियड. क्यों, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके बाद मोशन खुद को फिर से रिपीट करता है. बात समझ आती है, फिर से खुद को दोहराता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड. अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बेटा इसको आवर्तकाल कहते हैं. ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा. मैंने कहा बेटा ये प्लस t के साथ साथ अगर मैं चाहूं तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, प्लस स्मॉल nt, जहां पे n क्या है, इंटीजर. इंटीजर बोले तो बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन. आप बोलेंगे क्यों, मतलब क्योंकि ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन बार बार कर रहा है. मतलब ये कैपिटल T के बाद भी वहीं आ जाएगा, 2t के बाद भी वहीं आ जाएगा, 3t के बाद भी वहीं आ जाएगा. यानी हर कैपिटल T ऐड करते जाओगे आपको सेम वैल्यू मिलती जाएगी, फंक्शन अपने आप को रिपीट करते जाएगा, दोहराते जाएगा, और इसे कहते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जरा, है ना, ध्यान से समझना कि इसके एग्जांपल. बेटा मैंने यहां पे एक पार्टिकल लिया है, पार्टिकल, ठीक है,
पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एक सर्कल में घूम रहा है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं एक सैटेलाइट और अर्थ के मोशन की बात करूं, भाई ये हमारी अर्थ है और सैटेलाइट चार तरफ घूम रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक, क्योंकि हर एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो वापस उसी चीज को रिपीट करेगा। करेक्ट। हम चाहे तो अर्थ के मोशन सन के अबाउट को भी कंसीडर कर सकते हैं। करेक्ट। मून का मोशन सन के अबाउट, अर्थ के अबाउट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह के पीरियोडिक मोशंस हो गए। उसके अलावा अगर मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया, तो सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रिंग, एक बॉब, उसको खींच के छोड़ दिया, तो बेटा ये क्या करेगा? अपने आप को बार बार रिपीट करेगा ना, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके से पीरियोडिक में ही आ गया। और अगर मैं बात करूं बेटा पीरियोडिक के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग ली, ब्लॉक लिया, खींचा और छोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? पीरियोडिक। मतलब ये चारों ही पीरियोडिक के एग्जाम्पल है, चारों ही पीरियोडिक के एग्जाम्पल है। अब बेटा मैं पीरियोडिक की जब फर्दर बात करता हूं, दिमाग से सुनना, पीरियोडिक की जब फर्दर बात करता हूं तो ये दो तरीके से ब्रेक हो जाता है, दो तरीके से बाइफरकेट। एक तो बेटा हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी वाला, समझ जाओगे तुम। एक बेटा जो पीरियोडिक फंक्शन नॉन ऑसिलेटरी हो। मतलब क्या? मतलब ये कि पीरियोडिक तो है लेकिन साथ ही साथ क्या करता है? एक फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मूव करता है। तो अगर ऐसा कोई पीरियोडिक मोशन ले लोगे जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे बेटा? उसे हम ऑसिलेटरी कह देंगे। क्या बात समझ आती है? मैं आराम से लिख रहा हूं, देखो मैंने कहा वो स्पेशल केस पीरियोडिक मोशन का जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा? मीन पोजीशन कह देते हैं। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? टो एंड फ्रो मोशन, टो एंड फ्रो मोशन। इन चारों में से अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक को देखते हो तो ये फिक्स पॉइंट है, अब इसको खींच के छोड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे जाएगा, यानी ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? टो एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टो एंड फ्रो, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? ऑसिलेटरी कह देते हैं। इवन ये भी एक तरीके का ऑसिलेटरी, क्योंकि ये मीन पोजीशन और पेंडुलम इधर 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 इधर, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? टो एंड फ्रो मोशन है। ये देखो ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है ना, डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं लीनियर एसएचएम। ये क्या कर रहा है? एंगल की टर्म में कर रहा है, एंगुलर, इसलिए इसको एंगुलर एसएचएम। समझ गए बात को? तो कुल मिलाकर के अगर मैं ऑसिलेशन की बात करता हूं तो बेटा ऑसिलेशन एक सिंपली स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट जिसे हम मीन पॉइंट कहते हैं, उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। बोले सर ठीक है, अभी तक ये समझ आ गया कि पीरियोडिक क्या होता है और ऑसिलेशन क्या होता है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं आराम से। सबसे पहले पीरियोडिक जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद पीरियोडिक का स्पेशल केस जिसमें वो टो एंड फ्रो मोशन करता है फिक्स पॉइंट के अबाउट, जिसे हम क्या कह देते हैं? ऑसिलेटरी कह देते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? अभी तक सिर्फ इतनी बात हमने की है। अब हम आराम से डिटेल में ऑसिलेटरी को देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन, और फिर वो पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल पार्ट है जिससे हमें डर लगता है हम उसको कवर करेंगे बहुत सिंपल वे में। तुमको खुद को मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा ऑसिलेशन के साथ। ठीक, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लेट्स टेक इट, है ना, कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये क्या है। ये एक्चुअल में टो एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, इसे हिंदी में बेटा दोलन कहते हैं। ठीक है, टो एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? मीन पॉइंट कहते हैं। अबाउट फिक्स पॉइंट जिसे हम क्या कह देते हैं? मीन पॉइंट कह देते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन, लेकिन हमें ये समझना है कि मैथमेटिकली कैसे इसको डील करेंगे। जैसे पीरियोडिक में लिखा था एफ टी पर प्लस टी, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, तो आराम से समझना। यहां पर बेटा मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, थोड़ा सा इत्मीनान से और तरीके से समझना, है ना, आराम से। हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और हमने कहा इसको हम बोलते हैं भाई ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है, कोई रैंडम पॉइंट। ठीक, ये हमारे पास क्या है? x इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां पे x ऑफकोर्स पॉजिटिव लिया, यहां पे ऑफकोर्स x नेगेटिव लिया, और मैंने क्या किया, एक फोर्स ले ली जो किस तरह की इक्वेशन फॉलो कर रहा है? f इक्वल टू माइनस के एक्स रेज़ टू पावर n वाला फॉलो कर रहा है। बोले मतलब सर कुछ नहीं, एक सिंपल सी इक्वेशन है, f इक्वल टू माइनस के एक्स टू दी पावर कितनी? n। और यहां पर मैं स्पेशली बोल दे रहा हूं कि n क्या है?
ऑड नंबर, अब सुनने जाना, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। एन क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर। ऑड क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, कुछ भी उठा लो। बोले ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ आ गई। ठीक, अब मैंने क्या किया, जब x पॉजिटिव था तब फोर्स को लिखा। तो जब x पॉजिटिव था तो आप सोचो पॉजिटिव की पावर ऑड है तो पॉजिटिव ही कुछ आएगा, और बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, देखो यहां पे एक नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो मुझे यह समझ आ जाएगा कि भाई यहां पर फोर्स कैसा है? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इतनी बात समझ आती है? बोले हाथ से समझ आती है। यहां पर जब एक्स नेगेटिव डालोगे, आप देखो नेगेटिव की पावर ऑड, मतलब नेगेटिव की पावर ऑड डालोगे तो एक नेगेटिव निकलेगा, और एक नेगेटिव पहले से है, तो यहां पे फोर्स कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। यानी यहां पर अगर मैं देखूं बेटा तो फोर्स निकल रही है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब आप समझने की कोशिश करो कि असल में हुआ क्या है। असल में यह हुआ है कि पार्टिकल को आप पॉजिटिव एक्स पे ले जाके छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा इस पे नेगेटिव फोर्स लगने लगी, इस पे नेगेटिव फोर्स लगने लगी, जिसकी वजह से इधर खींचा 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 खींचा, जैसे ही मेन पोजीशन को क्रॉस किया अब फोर्स पॉजिटिव हो गई आगे की तरफ। तो मतलब अब ये धीरे धीरे रुका, फिर वापस इधर आया, फिर फोर्स चेंज हो गई, फिर वापस इधर आया। ये क्या करने लग गया? ये बेटा टो एंड फ्रो मोशन करने लग गया। यानी जब कभी भी मेरे पास कोई एक फोर्स है जो -kx⁴n है, जहां पे n ऑड है, तो मुझे यह समझ आता है कि ये x = 0 के अबाउट क्या कर रहा है बेटा? टो एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मतलब ये कैसा मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। और x = 0 क्या है बेटा? x = 0 यहां पर मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन होनी भी तो चाहिए। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम हो, जहां पे फोर्स है 0। आप खुद देखो x 0 डालती फोर्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कौन सी रॉकेट साइंस इसमें? समझ आ गई बात? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे एक बात समझ आ गई कि ऑसिलेटरी जो मोशन है वो किस इक्वेशन से गवर्न है? F = -kx⁴n, जहां पे n क्या है? ऑड नंबर से। अब देखना काम की बात, यहां से कितनी बढ़िया बात निकलेगी। सबसे पहले तो इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ठीक है? आराम से सुनना दिमाग से। पहला क्वेश्चन जो बनेगा अभी तक जितना पढ़ाया उसके अंदर ये पहला न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है? आराम से सुनना। हमने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक फोर्स दे रखी है F, आपको बोलेगा कि भाई ये फोर्स को लिख लो -2x⁻7, फिर बोलेगा F = +2x⁻3, फिर आपको बोलेगा F = -2x⁻6, ठीक है? इस तरह से 3 फोर्सेस दे देगा और बोलेगा कि ये बताओ कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशंस है वो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है? तो बहुत ही आसान है भाई, हमें पता है -kx⁴ क्या होनी चाहिए? n। तो एक तो नेगेटिव ढूंढना है और n क्या ढूंढना है? ऑड ढूंढना है। तो आप खुद देखो यहां नेगेटिव दिखाई दिया? बोले बिल्कुल दिखाई दिया। ठीक, यहां पे क्या दिखाई दिया? नेगेटिव दिखाई दिया ना बेटा, ये रहा देखो नेगेटिव दिखाई दिया। इसके अलावा पावर क्या दिखाई दी? ऑड, मतलब ये क्या है? ऑसिलेशन। यहां पर प्लस दिखा दिया, प्लस मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई? बेकार। और तीसरी में माइनस तो था लेकिन यहां पे पावर क्या हो गई? इवन, मतलब ये भी क्या हो गया? बेकार। तो इस तरह से बेटा हमें यह पूछा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये ना एकदम 2 कौड़ी का सवाल है। अगर आपको पता है तो 10 सेकंड में कर दोगे, नहीं तो फिर इक्वेशन लगाते रहना कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई, चेक किया, फलाना किया, ढिमका किया और फिर भी आंसर नहीं। समझ गए बात को? तो ये बेसिक इक्वेशन पता होनी ही होनी पड़ेगी। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस। आप भाग नहीं सकते इससे, भागते तो वैसे भी नहीं। समझ आ गई बेटा मेरी बात? अब अगर मेरी ये बात समझ आ गई है ना, तो इसे नोट वोट कर लो। फिर मैं एक इसमें मॉडिफिकेशन बता रहा हूं जो जनरली आता है, और क्वेश्चन में भी एक स्लाइड मॉडिफिकेशन है। तो आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके कर लेना बेटा, मैं आगे बढ़ना हूं। ठीक, हटा दूं सबको? क्या ही करेंगे इसका अपन, हटा देते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब समझो है ना। कलर एक तो ब्लैक लेते हैं यार, है ना। देखो इसके अलावा स्लाइड मॉडिफिकेशन क्या होता है? F = -2 3x + 5 ⁵ बोलेगा बताओ ये क्या ऑसिलेशन है कि नहीं है? हम बोलेंगे बिल्कुल है भाई। यहां पे क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। इसके अलावा 3x + 5 के बाद पावर क्या दिख रही है? ऑड दिख रही है। बोले सर फिर फर्क कहां पे आ रहा है? मैंने पहले क्या लिखा था? -kx⁴n, मतलब हम किसकी बात कर रहे थे? x की पावर n की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां x = 0 मेन पोजीशन था, क्योंकि x = 0 पे क्या था? फोर्स 0 था। यहां पे बेटा चक्कर क्या आएगा? ऑसिलेशन तो होगा
बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑसिलेशन होगा। लेकिन जो मीन पोजीशन है बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। तो आपसे बोलेगा कि इसमें मीन पोजीशन बताओ, आप क्या करना है, मीन पोजीशन के लिए सिंपली एफ को क्या कर दो, जीरो कर दो। एफ को जीरो करोगे तो बेटा देखो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 5/3। जैसे ही x -5/3 डालोगे 3 कट जाएगा, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। मतलब मुझे ये समझ आ गया बेटा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक ऑसिलेशन की इक्वेशन है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले जो पार्टिकल x = 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा था, अब किसके अबाउट करेगा, -5/3 के अबाउट करेगा। इसकी मीन पोजीशन बदल जाएगी। समझ गए बात को? तो आई होप कि अब ऑसिलेशन रिलेटेड ये जो पहले पार्ट का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये आपको क्लियर होगा। ये बेटा ट्रिकी ट्रिपिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल प्योर मैथ्स टाइप के, उस तरह के क्वेश्चन है। और इसको देख करके हल्का हल्का डर भी लगता है, यार ये क्या इक्वेशन दे दी, कैसे निकाल लेंगे, जबकि है बिल्कुल हलवा का। समझ गए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि माइंड भाई ये बता दो कि ऑसिलेशन है या नहीं है, तो आई थिंक वेरी इजीली यू कैन डू इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, राइट? आराम से वीडियो पॉज करके एक बार देख लो क्या क्या नोट्स आपने बनाए हैं, उसको रिवाइज कर लो, फिर अगले पार्ट में मेरे साथ चलो। अब जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपको, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आप जेन्युइनली पढ़ने में इंटरेस्टेड हो और सब्जेक्ट सीखने आए हो, आपको बहुत मजा आएगा। टाइम पास करने हो तो कोई मतलब नहीं है, ऑल्दो मेरे साथ टाइम पास करके करोगे क्या मैं तो बाल भी ठीक से नहीं बनाता। ठीक ठीक है, देखो जरा अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन? बोले सर सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक? बोला सिंपल हार्मोनिक। तो देखो आराम से समझो, सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक गणित। ठीक, एफ अभी अभी आपने बोला -k(x⁴n) और आपने कहा कि भाई n तो ऑड है। आपने क्या, मैंने कहा 1 3 5 से लेकर के कुछ तक। अब मुझे बस इतना बता दो कि इस पूरे में सबसे सिंपल, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या दिखाई देता है आपको? अब बोलोगे सर 1, ये सबको पता है 100%। आप 1 डाल के देखो, जैसे ही 1 डालोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा f = -k(x⁴1). और बेटा अगर इसको थोड़ा दिमाग से देखोगे तो इसमें दो चीज निकल के आती है, एक तो f ∝ to x दिख रहा है सीधे सीधे, -k कांस्टेंट है। दूसरा फोर्स, अभी अभी हमने देखा था, ठीक, कि जो भी मीन पोजीशन होती है हमेशा फोर्स कहां लगता है, उसके तरफ, राइट? और इसी को मिला के हम बोल देते हैं एसएचएम की डेफिनेशन। हम कहते हैं कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वैसा मोशन है जिसमें फोर्स पोजीशन के, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी f ∝ to x हो, और हमेशा कहां लगे, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगे। यानी पार्टिकल इधर हो तो इधर फोर्स लगे, इधर हो तो इधर फोर्स लगे, और वही तो हो रहा है। तो असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ नया थोड़ी है। पीरियोडिक का एक स्पेशल केस ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस, यानी कि सिंपलेस्ट ऑसिलेशन मोशन, यानी कि मैं अगर बोलूं सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि अगर मैं बोलूं तो ऑसिलेटरी मोशन करस्पॉन्डिंग टू n = 1 को हम क्या कह देते हैं, एसएचएम कह देते हैं। सर ये तो बड़ी आसान चीज है, मैं तो कह ही रहा था। इस पे कैसे सवाल बनता है, बोलेगा एवरी पीरियोडिक इज ऑसिलेशन, एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक। कौन सा सही? अरे एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक, बट एवरी ऑसिलेशन हैज टू बी पीरियोडिक इन नेचर। उसी तरह से बेटा ऑसिलेशन का स्पेशल केस एसएचएम है, तो एसएचएम पीरियोडिक होगा बट ऑसिलेशन, मतलब एसएचएम ऑसिलेटरी होगा बट ऑसिलेटरी एसएचएम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात को? तो कुल मिला के बेटा पीरियोडिक का स्पेशल केस ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का स्पेशल केस एसएचएम। इस ऑर्डर में याद रखना, एक ही सवाल बनता है कि कौन सा कौन होगा और कौन नहीं होगा। मतलब क्या पीरियोडिक ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा, क्या ऑसिलेशन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको यह समझ आता है कि पीरियोडिक फिर ऑसिलेटरी फिर एसएचएम, तो कभी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, राइट? तो आई थिंक बेटा ये पार्ट सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो अब अपन इसको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, अननेसेसरी बैगेज नहीं बनाते इसको अपना, और इसको बिल्कुल हटा देते हैं अननेसेसरी चीजों को, ठीक। और हम बस सिंपल जो काम की चीज है उसे उठा के रखते हैं, ठीक। तो उसको देखते हैं जरा ध्यान से, कॉपी वॉपी कर लो अच्छे से बेटा, कॉपी की अब जो बता रहा हूं वो कॉपी करना, ठीक है, देखा, ठीक। देखो आराम से समझ लो बेटा, है ना। तो हमने कहा इसका मतलब एक बात तो समझ आ गई कि एसएचएम वो है जिसके अंदर जो फोर्स है, ठीक। ये एक काम करता हूं, रुको, कहां गया, ठीक। जो फोर्स निकल के आता है बेटा, वो फोर्स कितना आता है, -k(x), ठीक है।
यहां से हमें एक बात तो समझ आ गई कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होनी चाहिए, दूसरी हमेशा कहां होनी चाहिए बेटा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमें क्लैरिटी आ गई, ठीक। इसके बाद बेटा अब एक स्टेप इसको आगे लेकर के चलते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं उस पर फिर क्वेश्चन आएंगे, आराम से समझना। हमने कहा कि बेटा ये एफ जो है, क्यों ना मैं इसको m इंटू ए बोल दूं। आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हैं सर। मैंने कहा a जो है क्यों ना इसको d2x बाई dt स्क्वायर बोल दूं। बोले बिल्कुल बोल सकते हैं सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां से क्यों ना मैं एक इक्वेशन बनाऊं कि d2x बाई dt स्क्वायर, इस m को नीचे ले जाके और इधर लेके आऊंगा तो बेटा ये बनेगा kx बाई m। आराम से वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। इस नेगेटिव, ये जो m है इसको नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, फिर इस तरफ ले आया तो इधर आके पॉजिटिव होगा, शुड बी इक्वल टू कितना, 0। और बेटा लास्ट पार्ट ध्यान से सुनना, लास्ट पार्ट ये है बेटा कि एफ भी गई तो यार बहुत गंदा कलर निकल लिया कलर अच्छा ले रहा हूं, इसी को लेते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट पार्ट बेटा d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है अपना, ठीक है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर x जो बनेगा बेटा इक्वल टू 0। समझ गए बात को। एक बार बता देता हूं, f को कुछ नहीं किया, m इंटू ए लिखा, m इंटू ए के अंदर एक्सेलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, किसको, पोजीशन को जब करते हैं तो। इसके बाद m को नीचे लेके आया, इधर लाके पॉजिटिव कर दिया, फिर लास्ट में लिख दिया। यहां पर मैंने ये मान लिया कि भाई जो ओमेगा है ये किसके बराबर है, रूट के बाय एम। ये बाद में देखोगे वैसे डेरिवेशन पार्ट, बट फिर भी दिमाग में रखना, ठीक। आप बोलोगे सर ये ओमेगा है क्या, के क्या है, एम क्या है, वो तो बताओ कम से कम। बिल्कुल बताऊंगा। ओमेगा लिख लो अपनी कॉपी में, ओमेगा यहां पे क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। के यहां पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट। और बेटा एम क्या चीज है, एम अपने पास मास है, ठीक। तो यहां से हमें ओमेगा का वैल्यू पता लग गया, ये हमने एज्यूम करके यहां यूज कर लिया। इसे कहते हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस पे सीधा क्वेश्चन आता है। आप बोलोगे सर कैसे सवाल आ सकता है इस पे, तो बताता हूं कैसे। आपको बोलेगा, है ना, अब कलर चेंज करना ही पड़ेगा बेटा। आपको बोलेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक। आपको बोलेगा कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस x बाय 100, ठीक है, x बाय 100, और बेटा कह रहा है कि ये इक्वल टू 0 दे रखा है, इस इक्वेशन को गवर्न कर रहा है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस x बाय 100 इक्वल टू 0। फिर सबसे पहले पूछेगा बताओ ये एसएचएम है कि नहीं है, तो देख के अगर मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद है तो बताऊंगा, नहीं तो वही साइन कॉस दिमाग में घूमता रहेगा, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा कि x बराबर a sin ओमेगा t, x बराबर a cos ओमेगा t, ये एसएचएम होता है, बिल्कुल होता है। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी एसएचएम की है, तो अगर ये दिखता है मतलब हाँ ये एसएचएम है। फिर दूसरी चीज जो ज्यादा काम की पूछेगा कि अगर है तो फिर टाइम पीरियड बताओ, समझ गए। तो कितना आसान है भाई। x के साथ जो कुछ भी लिखा होता है, x के साथ जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, सर ओमेगा स्क्वायर लिखा होता है, ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल लिखा होता है, सही बात है, ठीक। यहां से देखो बेटा, क्या x के साथ 1/100 दिखाई दे रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। अगर x के साथ 1/100 दिख रहा है तो इसका क्या मतलब ओमेगा स्क्वायर 1/100, इसका क्या मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/10। और बेटा जहां तक टाइम पीरियड का सवाल है, कहां लिखूं, यही लिख देता हूं, टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा। जैसे ही ओमेगा 1/10 डालोगे बेटा ये कितना आ जाएगा, 20 पाई, यानी कि टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो आपसे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और फिर टाइम पीरियड पूछेगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आपका दिमाग चलता रहेगा यहां से कैसे निकालूं, ये सोचते टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 2 कौड़ी का भी सवाल नहीं है, 2 कौड़ी का भी अगर पता है तो, नहीं पता है तो फिर बेटा महंगा सवाल है, पता है तो 2 कौड़ी का। समझिए मेरी बात को। तो आराम से इत्मीनान से समझना और इसको ध्यान रखना, बिल्कुल हल्के मत लेना इसको। सवाल आ गया सीधा 4 नंबर मिलेगा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर x के साथ जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। जब d2x बाई dt स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, समझ गए। कभी कभी हो सकता है कि यहां 10 और यहां 100 लिख दे, तो पहले इसे 1 बनाओ, इस 10 को यहां से हटाओ, समझ गए। इसे अकेला कर दो, किसको अकेला कर दो, d2x बाई dt स्क्वायर को अकेला कर दो,
क्या कर दो, अकेला कर दो। उसके बाद x के साथ जो लिखा है उसे ओमेगा स्क्वायर कर दो, वहां से ओमेगा आ जाएगा, फिर 2π/ω कर दोगे तो t आ जाएगा। बेटा यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बार आराम से सांस ले लो, समझ लो, रिवाइज कर लो जितना लिखवा है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम काम की चीज पे बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसपे क्वेश्चन देखो मैं बताते जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे लेक्चर को चलाएंगे। और सच में जेन्युइनली पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आपको भी ठीक लग रहा होगा, क्योंकि आपने चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एंड आई एम श्योर कि ये तो नहीं पता कि जहां से पढ़ा है वहां से ज्यादा अच्छा, बट हाँ वहां से खराब तो नहीं लग रहा होगा। आई एम श्योर, आई नो दिस पर्सनली। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब बेटा होता क्या है ना, ये हम बार बार नहीं पढ़ते साइन कॉस फलाना ढिमका, वो असल में यहीं से निकल करके आता है, यहीं से। यहां पर ये जो इक्वेशन है ना, इसे अगर सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने पे बेटा x निकल के आता है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट बढ़िया से समझ जाएंगे, मेडिकल वाले बस याद रख लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम कहते हैं x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ही किसकी इक्वेशन मानी जाती है, SHM की। तो हम जो पढ़ते हैं ना वो आता यहीं से है, वो आता बिल्कुल f इक्वल टू माइनस के एक्स से है, और कहां तक पहुंच जाता है, साइन कॉस तक पहुंच जाता है। तो अब हम अगले पार्ट में, अगले मतलब स्लाइड में बेटा वही पार्ट देखते हैं, आराम से समझना। ठीक, आराम से समझना। मैं थोड़ा सा बेटा काम का टॉपिक है, प्लीज फोकस ब्रेन के साथ, तभी मजा आएगा, तभी समझ आएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इक्वेशन की, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे इक्वेशन x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। आप बोलोगे सर ये क्या, मैंने कहा ये क्या, ये इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन में कौन सी चीज का क्या मतलब है समझ लो जरा। बोले बिल्कुल। सबसे पहले बेटा समझना पड़ेगा कि ये x क्या है, x। ठीक, इस x की अगर बात करें तो बेटा x को कहते हैं पोजीशन, पोजीशन भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। समझिए बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अभी इस चीज को ध्यान नहीं देना है, इसको मैं भी उठाऊंगा, अभी बस आप इस चीज पे ध्यान दो। तो x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव में x का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। आप बोलोगे सर अभी नहीं समझ आया, मतलब मैं समझाता हूं। मतलब ये कि अगर मानो मैंने यहां पर एक पार्टिकल लिया और ये मेरी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन समझते हो बेटा, यहां पे मैंने x बराबर कितना मान लिया है, 0। x भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, मैं एक काम करता हूं y बोल देता हूं उसको। ठीक, y करेक्ट, क्यों, क्योंकि y एक्सेस यूज कर रहा हूं, बाकी है इसका मतलब पोजीशन है। तो अगर पार्टिकल बेटा SHM करेगा तो यहां और यहां के बीच में करेगा, मतलब पहले यहां से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये y बराबर 0 है। तो यहां तक देखोगे तो बेटा ये y बराबर क्या होता है, a होता है, ये y बराबर कितना होता है, माइनस a होता है। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये y बराबर 0 था, इससे पार्टिकल जहां कहीं भी होगा, मान लो किसी टाइम पे यहां रहा, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन जो होगी, इस मीन पोजीशन से कितना दूर होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, x कह देते हैं। मैं एक काम करता हूं ना, इसको भी x को हटा के y लिख देता हूं, तो आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, मतलब आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो y बराबर 0 से जितने डिस्टेंस पे होगा उसे हम बोल देंगे पोजीशन। a का मतलब होता है बेटा एम्पलीट्यूड, ये आपको पता होगा वैसे जहां तक है, फिर भी बता दे रहा हूं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेटा कि मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है मीन पोजीशन से, कितना दूर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो देखो मैक्सिमम कहां तक जा रहा हूं मैं, y इक्वल टू a तक जा रहा हूं, इसलिए बेटा मैंने इसको क्या बोल दिया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब निकल के आया बेटा, मैक्सिमम y, मैक्सिमम y। समझ गए बात को? आप खुद देखो ना इस इक्वेशन में, साइन का वैल्यू क्या कर दो 1, अपने आप y क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। बोले ठीक है सर एम्पलीट्यूड समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसके बाद बेटा ओमेगा अपने पास क्या है, ओमेगा है अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा इसको ध्यान रखना, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हो 2π/T, जहां पे टाइम पीरियड है T, और इसी को अपन लिख देते हैं 2πf, जहां पे f नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो ये ना टर्म्स को ध्यान रखना, अगर f बोलता है तो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बोलता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बहुत बार काम आता है, ओमेगा बराबर 2πf, ओमेगा बराबर 2πf, इसको ध्यान रखना।
ठीक है, तो फिर रिपीट कर दो, ओमेगा इक्वल टू 2π/t इक्वल टू 2π/f। बिल्कुल दिमाग में बिठा देना, जब भी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सवाल आए दिमाग में फट से घंटी बजनी चाहिए। कौन सी वाली? ओमेगा बराबर 2π/t बराबर 2πf वाली। बोले ठीक है सर, बजेगी घंटी बजेगी, सही बात है, ठीक है। इसके बाद बेटा टी अपने को पता है, टाइम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक और बला है जो अपने को थोड़ी सी नई है अपने लिए, इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इसको फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। इनिशियल फेज ज्यादा समझ पाते हैं अपन। कैसे समझ पाते हैं? क्योंकि रिलेट कर पाते हैं। बोले कैसे रिलेट कर पाते हैं? देखो समझाता हूं बेटा। फेज का मतलब होता है, यार मैं कितना भी अच्छा लिखूंगा ना तो गंदा ही लिखूंगा। फेज का मतलब होता है बेटा वो क्वांटिटी जो एक्स वाई की वैल्यू बता दे। तो आपने जब t बराबर 0 किया तो मतलब इनिशियल की बात की, समझ आई बात भाई? इनिशियल मतलब t बराबर 0, t 0 डालते y कितना होगा? a sin phi, मतलब phi डिसाइड करेगा कि y की वैल्यू कितनी है। इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, बिकॉज इट डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल टू 0। मेरी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, अगर नहीं क्लियर है पॉज करके थोड़ा पीछे जाओ, फिर से सुनो, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को बेटा इसमें सब चीजें पता है। अब आप बोलोगे सर फिर ये इक्वेशन का क्या मतलब है, ये ग्राफ, ये जो आपने बना रखा है इसका क्या मतलब है? ये मैं बस क्या करना चाह रहा हूं, इसी का इंटरप्रिटेशन आपको बताना चाह रहा था एक कॉमनली यूज्ड फिनोमेना में, कॉमनली यूज्ड टर्म में। और कॉमनली यूज का क्या मतलब होता है बेटा? जब फाई बराबर कितना हो? 0। जनरली फाई 0 होता है, यानी जनरली पार्टिकल कहां से स्टार्ट करता है? मीन पोजीशन से करता है। तो जब भी मीन पोजीशन से करेगा इसका मतलब फाई क्या होगा? 0 होगा। तो देखो यहां से जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, देखो ये वाली, ये हटा दो बेटा, ये आपको क्या कंफ्यूज करेगी। थोड़ा क्लैरिटी देता हूं, स्क्रीन साफ कर देता हूं, ठीक है? तो देखो, है ना, ध्यान से सुनना। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये असल में इक्वेशन दे रखी है जब अपने पास फाई क्या है? 0 दे रखा है। देखो मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, एक ब्लॉक लिया, और ये इसका मेन पोजीशन है, ये इसका क्या है बेटा? मेन पोजीशन। अब आप देखो मीन पोजीशन से मैंने इसको थोड़ा सा खींचा और छोड़ा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? तो मीन पोजीशन देखो सबसे ज्यादा कहां तक जा रहा है? ए तक, यानी कि ये देखो एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही नीचे भी कहां तक जाएगा? ये भी अगर कोई पूछ ले तो ये भी कितना आएगा? ए एम्पलीट्यूड। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन बनी y इक्वल टू a sin ओमेगा t। और बेटा अगर ग्राफ बनाओगे तो ये साइन का ग्राफ होता है कि नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है सर। तो मैंने बस साइन का ग्राफ ही तो बनाया है और थोड़ी कुछ किया है। मतलब ये जो y है ये ऐसे ऐसे बढ़ते a तक जाएगा, फिर घटते घटते 0 तक आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते -a तक, फिर घटते घटते 0 तक आएगा। मतलब ये कि देखो पार्टिकल को जब यहां से शुरू करोगे तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? a तक जाएगा, फिर वापस वहां से घटते घटते कहां तक आएगा? 0 तक आएगा, फिर घटते घटते बेटा कहां तक जाएगा? -a तक जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते वापस कहां तक आएगा? 0 तक। मतलब ये यहां से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। समझे बात को? अब देखो इससे लिंक कितनी सारी चीजें होती है बेटा। एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2π, ये बता दिया आपको। t बराबर 1/f, ये बता दिया आपको। इसके अलावा बेटा ओमेगा इक्वल टू √k/m, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो इफेक्टिवली जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने एक जगह लिख दिया। अंडरस्टूड? तो आराम से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, कहीं कोई दिक्कत आए वीडियो को वापस देख लो, और बेटा इसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि अब हम इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल लेंगे। समझ गए मेरी बात को? और एग्जाम्पल के अलावा मैं एक दो चीजें और इसमें ऐड करने जा रहा हूं अभी, जो शायद आपके ना काफी काम आएगी। मतलब उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा सा ना दिमाग से ही समझना पड़ेगा, तभी आपके ग्रिप में आएगा। तो मैं जब तक ये बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, एक बार आराम से ठंडे दिमाग से रिवाइज कर लो, इसको समझ लो। कोई दिक्कत आए तो पूछ तो कैसे ही लोगे मतलब यार यही बस एक ऑनलाइन का चक्कर यही है, वरना तो मैं तुम्हें जो भी डाउट आता ना साथ के साथ बता देता। कोई नहीं, कोशिश करो, ठीक है? अब देखो बेटा समझता हूं, ठीक बेटा? ये ना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूं। सीधा सवाल आता है, सीधा सवाल। ये अपना मान लिया अपन ने मीन पोजीशन, ठीक? आराम से समझना। तो मैंने कहा अगर ये मीन पोजीशन है, ये सबसे पहले यहां से ऐसे जाएगा, जो कि मैं कह रहा था। उसके बाद यहां से वापस लौट के आएगा, उसके बाद यहां से वापस यहां जाएगा, उसके बाद यहां से यहां जाएगा। ये इसका मोशन है, ठीक? हम खुद कह चुके हैं कि भाई ये +a, सॉरी -a, और ये वाला +a,
ठीक, आराम से सुनना। ये है बेटा t बराबर 0, ये गया यहां तक आया, फिर गया, फिर यहां तक आया, मतलब ये जाने जाने का जो है बेटा ये क्या है 1/4 ऑसिलेशन है। मतलब यहां जो टाइम लगेगा बेटा वो कितना लगेगा t/4। फिर वापस जब यहां पे आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा t/2। फिर वापस जब इस तरफ जाएगा तो टाइम कितना आएगा 3t/4। उसके बाद जब बेटा वापस लौट के आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा t। तो एक तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, 0 से t/4, t/4 से t/2, फिर t/2 से 3t/4, फिर वापस t। एक पार्ट यहां खत्म होता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट समझना, यहां पे बेटा जो फाई होता है वो होता है 0। आराम से समझना, बहुत काम का है, बहुत काम का। यहां पर अगर देखोगे तो बेटा ये होता है π/2। अब बोलोगे π/2 क्यों सर? क्योंकि एक ऑसिलेशन का मतलब एक तरीके से एक सर्कल, 2π एंगल। 2π एंगल मतलब एक कंप्लीट चक्कर। आप बात करो 1/4 ऑसिलेशन की, तो 2π का 1/4 करोगे तो कितना आएगा π/2, इसलिए ये π/2। π/2 के बाद ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक। इसके बाद जब वापस लौटा तो फिर कितने पे आ गया, पाई पे आ गया। समझ गया बात को? मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग एक काम करता हूं, दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। फाई बराबर 0 जब शुरू किया, मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से भी हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। यहां से बिल्कुल जब शुरू किया था तो पाई बराबर 0, फाई बराबर 0। यहां पे कितना पहुंचा, फाई इक्वल टू π/2। जब वापस आया इस तरफ तो फाई किसके बराबर है बेटा, पाई। समझ गए बात को? फाई किसके बराबर है, पाई के बराबर। समझ गए? यहां पे बेटा इस तरफ जा रहा था, यहां पर इस तरफ आ रहा था, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए 0 से पाई। इसके बाद जब 3/4 ऑसिलेशन पे आएगा तो यहां पे फाई कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 3π/2। और वापस जब यहां पहुंचा तो ऑफकोर्स यहां पे कितना पहुंच चुका होगा, 2π। करेक्ट, 2π। मतलब 0, 2π, 4π, 6π, 8π ऐसे चलेगा। तो मैं एक काम करने जा रहा हूं कि ये जो मैंने 0, 2π दिखाया ना, इसकी जगह मैं कह देता हूं कि इसका मतलब तो ये असल में क्या हुआ, 2nπ हुआ। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखती है। मतलब मेन पोजीशन से जब राइट की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, तो कितना फेज बना रहा है, 2nπ बता रहा है, 2nπ। और बेटा 2nπ के बाद जब आगे चला गया तो π/2 ऐड हो गया ना, तो मैं क्यों ना इसको π/2 की जगह चाहूं तो लिख सकता हूं 2nπ प्लस π/2। ऐसे इसको चाहूं तो π प्लस 2nπ, ऐसे इसको चाहूं तो बेटा 3π/2 प्लस 2nπ। और बेटा ये जो चीज मैं लिख दिया हूं ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कई बार कई दफा इस तरह के सवाल पूछेगा कि भाई पार्टिकल यहां पर है एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम पे, बताओ कितना फेज होगा, 2nπ प्लस π/2। पार्टिकल मीन पे है लेकिन पीछे की तरफ जा रहा है तो फिर पाई प्लस 2nπ। पार्टिकल मीन पे और आगे जा रहा है 2nπ। पार्टिकल एक्सट्रीम पे है नेगेटिव वाला, 3π/2 प्लस 2nπ। ये सीधा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। अच्छी बुक्स में देखोगे जरूर मिलेगा, एकदम फर्जी रेफरेंस बुक में देखोगे तो इस तरह के सवाल ही नहीं देगा, लेकिन अच्छी किताबों में देखोगे तो बेटा ये क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये जो लेक्चर मैंने अभी तक खींचा है ना, आई नो बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट है, पर मैंने कहा पढ़ाई के लिए जरूरी है। जिसको ये लेक्चर पढ़ना है, समझना है, टॉपिक ग्रिप में लेना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। जिसे सिर्फ मजे करने के लिए, मतलब टाइम पास के लिए, कहने के लिए कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि पूरा कंटेंट ड्रिवन है। इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रही है। समझ गए बात को? तो ये टॉपिक ही ऐसा है बेटा, बहुत फोकस ब्रेन के साथ करोगे तो ही कर पाओगे। क्लियर? तो आराम से अब वीडियो पॉज करके जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लो एक बार, और फिर वीडियो को आगे लेके चलेंगे। ठीक है? आराम से, इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ी के। क्लियर? इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैं एक काम, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को रिलेटेड जो कोई भी डाउट होगा ना, मैं इसके एक पार्ट को वीडियो में डाल दूंगा, तो जो कोई भी डाउट होगा ना आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो अगर मुझे लगे जेन्युइनली कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, उसके बाद आप इसके अगले पार्ट को देखना। ठीक है? तो ये पार्ट 1 था, और इसके अंदर अभी इसको हम आगे लेके जाएंगे। आगे हम क्या लेके जाएंगे कि इसको कैसे एसएचएम को आप सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में कन्वर्ट करते हो, या सर्कुलर मोशन को कैसे एसएचएम का कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उस पे तो बतेरे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 5/4 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 5/8 में कितना लगेगा, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। और बच्चे उसके लिए पूरी मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और मैं बता रहा हूं वहां इतनी बार साइन की गलतियां करते हैं, इसी में कंफ्यूज होता है कि साइन पाई प्लस थीटा को साइन थीटा लिखे कि माइनस साइन थीटा लिखे।
तो वो सब कुछ झंझट हटा दूंगा मैं प्योरली सर्कुलर यूज करूंगा विदाउट यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? तो वहां जाने से पहले एक एग्जांपल लेता हूं, इस वीडियो को रैप अप करता हूं, फिर अगला पार्ट जब आएगा उसके अंदर मैं वो सब डालूंगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देख लो बेटा। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। इस इक्वेशन में या तो वो फेज वाला जो मैंने बोला है 2n पाई प्लस वाला वो सवाल आता है, या बिल्कुल बेसिक इक्वेशन पे बेस्ड सवाल आता है। देखो कैसे, आपको बोलेगा 1.75 kg का पार्टिकल है एंड इट मूव्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये दे रखा है फंक्शन ऑफ टाइम, x बराबर 4 का है 4 cos 1.33t प्लस पाई बाय 5। ठीक, आपको क्या क्या बताना है? देखो बेटा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, 4 चीजें बतानी है। देखो कितना आसान सवाल है। वैसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व करके आंसर्स निकाल लेना और फिर मैच करना। उससे क्या आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। और बुक्स में इसी तरह के क्वेश्चन भी होंगे, या तो 2n पाई वाले या तो इस तरह के क्वेश्चन। समझ गए बात को? तो एक बार ट्राई कर लो, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। वीडियो पॉज कर दो, ट्राई कर लो, फिर उसका सोल्यूशन देखना। तो देखो इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो 4 है ये एक्चुअल में क्या है? एम्पलीट्यूड, यानी ये वाला पार्ट खत्म। ठीक, इसके बाद इक्वेशन में दिख रहा है कि t के साथ जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है? ओमेगा, यानी ओमेगा अपने पास कितना आ गया? 1.33, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डन। अपने को पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ये 1.33 लिखा, यहां से f बराबर कितना आ गया? 1.33 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी डन। ये वाला पार्ट, आखिरी पार्ट रह गया टाइम पीरियड। इसी को अपन बेटा क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कैपिटल टी, तो यहां से t कितना आएगा? 2 पाई बाय 1.33। इनफैक्ट अगर मेरे से इनिशियल फेज भी पूछ लेता बेटा तो भी मैं कितना बता देता? पाई बाय 5 बता देता। करेक्ट? तो दिस इज हाउ कि आपको अगर इक्वेशन रीड करनी आती है तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मतलब सेकंड्स लगेंगे, और कुछ है नहीं, दम नहीं, हल्के सवाल है। ठीक है, तो विद दिस बेटा हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। और आप बताना कैसा क्या कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालना। और अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि कंटेंट चल रहा है और पढ़ाई की काम की चीजें चल रही हैं और सच में लेक्चर में कुछ काम की चीजें, तो फिर बेटा आप इसका अगला पार्ट जरूर देखना। तो आपको धीरे धीरे करके 3 से 4 पार्ट में पूरा का पूरा लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बता रहा हूं 100%। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा डू लाइक, है ना। It will take hardly few seconds. It will be good for us. It will encourage us, right? So, okay, take care. Thank you so much. Bye bye. Study hard. जान लगा के पढ़ो बेटा. Bye bye.